जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब लोग खैरियत से? इमरान खान साहब ने कल अपने वकला से क्या कहा था? इमरान खान साहब की सेहत कैसी है? इमरान खान साहब अखबार कौन सा पढ़ रहे हैं? इमरान खान साहब टीवी कितना देखते हैं? और क्या उन्हें मौलाना फजलुर रहमान साहब से अपनी पार्टी की मुलाकातों का पता था या नहीं पता था? सदर आरफ अलवी साहब के इंटरव्यू के बारे में उनका क्या रिस्पांस था और वो पहली मरतबा कागज़ पे क्या क्या लिख कर लाए, ये हम आपको एक्सक्लूसिवली आज के वीलॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ अब नैब का क्या फ्यूचर है, क्योंकि मियां नवाज साहब के केस ने नैब को बिल्कुल नंगा करके रख दिया है। अब नैब मुझे बचता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इसके साथ साथ आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है और इस इजलास के बारे में कहते हैं कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब को ठीक ठाक इसके अंदर नुकसान होगा। जस्टिस जावेद इकबाल साहब को क्या इश्यूज हो सकते हैं आने वाले दिनों में, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। हम सबसे पहले सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास की तरफ आते हैं। पहले जो उमर अताब बंदियाल साहब थे, जब वो चीफ जस्टिस थे, तो ये काउंसिल का इजलास बहुत अरसे तक ड्यू रहा और इसमें केसेस जो हैं वो जमा होते चले गए, लेकिन जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब ने इजलास नहीं बुलवाया। अब नए चीफ जस्टिस साहब ने इजलास बुलवा लिया। आज वो इजलास हो रहा है। इस इजलास के बारे में स्पेकुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। पहली स्पेकुलेशन मज़हर अली नकवी साहब के बारे में है, क्योंकि उनके एक ऑडियो है जिसकी बुनियाद पे खासा फटा पड़ा था, आपको याद होगा। और इसके साथ साथ उनके असासों और उनकी आमदन के बारे में भी एक इशू डेवलप हुआ था और वो इशू उमर अताब बंदियाल साहब के दौर में था, लेकिन जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब क्योंकि जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब को पसंद करते हैं तो उस दौर में इसका फ़ैसला नहीं हो सका। लेकिन जब अब इजलास होगा तो कुछ लोगों का ख्याल है कि मज़हर अली नकवी साहब को बहुत सारी चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे, तो अब वो जवाब दे पाते हैं या नहीं, ये तो आज शाम तक पता चल जाएगा। लेकिन जस्टिस जावेद इकबाल साहब जो नैब के ज़ाहिर है पहले चेयरमैन भी रहे हैं और इसके साथ साथ वो मोअज़्ज़ज़ जज रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, उनका इशू भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है और उनसे बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं वो पूछे जाएंगे और अब जस्टिस जावेद इकबाल साहब के पास कोई ऑप्शन ही बचेगा। मैं पहले आपको ये बताता चलूँ कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब चेयरमैन नैब बने कैसे थे। वो एक बड़ा दिलचस्प वाक़या है। उस वक्त शायद खाकान अब्बासी साहब प्राइम मिनिस्टर थे और खुर्शीद शाह साहब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। इन दोनों ने मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला कर लिया था कि जो जो कैंडिडेट्स हमें दिए जा रहे हैं उसमें जस्टिस जावेद इकबाल भी हैं, हम किसी और को लगा देंगे, लेकिन दोनों इस चीज़ पे मुत्तफ़िक थे कि जस्टिस जावेद इकबाल, उसे हम चेयरमैन नैब नहीं लगाएंगे। लेकिन फिर मामला चलते रहे और इस दौरान कुछ गिव एंड टेक होता रहा। एक मीटिंग भी हुई और उस मीटिंग में मियां नवाज शरीफ को कन्विंस करने की कोशिश की गई, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब जस्टिस जावेद इकबाल पे राज़ी नहीं थे। लेकिन फिर मियां नवाज शरीफ साहब के एक दोस्त हैं शुजात अजीम साहब, वो आपको याद होगा कि वो PIA के चेयरमैन भी रहे हैं और वो मियां नवाज शरीफ को पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया ले जाने वालों में भी शामिल हैं, क्योंकि वो उस जहाज़ के पायलट थे। ये तारक अजीम साहब के बड़े भाई भी हैं। तो शुजात अजीम साहब का एक फार्म हाउस है चकशदाद में, तो उस फार्म हाउस में जो पुराने चेयरमैन थे नैब के चौधरी कमर जमान साहब, वो जावेद इकबाल साहब को लेके वहाँ पहुँचे और वहाँ पे उन्होंने शुजात अजीम साहब को कुछ गारंटीज़ दी थी और उसके बाद शुजात अजीम साहब ने फिर कायल किया मियां नवाज शरीफ साहब को। यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जो शुजात अजीम साहब हैं वो जनरल बाजवा साहब के भी बड़े करीबी दोस्त थे और इस तरह इस दोस्ती नेटवर्क की वजह से जस्टिस जावेद इकबाल साहब को चेयरमैन नैब बनाया गया था। और फिर खुर्शीद शाह साहब को फ़ोन आया था आसिफ अली जरदारी साहब का कि मैंने ये फ़ैसला कर लिया है और आपने इस नाम जब फ्लोट होगा तो आपने उसको ओके कर देना है। और दूसरी तरफ शायद खाकान अब्बासी साहब को मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से पैगाम आ गया था कि हमने ये फ़ैसला कर लिया है, तो अब जस्टिस जावेद इकबाल ही अगले चेयरमैन होंगे नैब के। उसके बाद एक बड़ा दिलचस्प वाक़या ये भी हुआ कि जब शायद खाकान अब्बासी साहब गिरफ़्तार हुए और वह अडयाला जेल में थे, तो उसी दिनों में वो वाक किया करते थे। वाक करते करते उन्होंने देखा कि सामने से सैयद खुर्शीद शाह साहब भी आ रहे हैं, क्योंकि वो भी नैब के शिकार हो चुके थे और वो भी जेल के अंदर थे। जब दोनों ने एक दूसरे को देखा तो देर तक कहका लगाते रहे और दोनों ने ये कहा कि हम दोनों एक ही डॉक्टर और एक ही दवाई के मरीज़ हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, अगर हम उस शख्स पे को ओके ना करते तो शायद आज हम दोनों इकट्ठे जेल में ना होते। तो बहरहाल तारीख है, क्योंकि जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने बाकायदा आसिफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब दोनों को गारंटी दी थी कि आप लोगों के केसेस का फ़ैसला मैं करूंगा, आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं होगी। लेकिन वो ना सिर्फ वो ये वादा भूल गए, बल्कि उसके बाद उन्होंने ऐसी ऐसी फ़ाइल खोली दोनों की कि बस अल्लाह माफ़ करे। एक बहुत
मैंने कुछ कॉलम्स लिखे थे जस्टिस जावेद इकबाल साहब की मीटिंग के बाद, वो बहुत कंट्रोवर्शियल हुए अपने दौर में। उस दौर में जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने सिर्फ मुझसे एक सिफारिश की थी। वो सिफारिश ये थी कि जब वो कॉलम छप गया तो उसमें उन्होंने एक जगह जिक्र किया था कि मैं कैमरा लगा के देख रहा था जब आसिफ अली जरदारी साहब नैब के सामने पेश होते हैं, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने कॉफ़ी मांगी और जब उनको काफ़ी पकड़ाई गई तो उनका हाथ लरज़ रहा था, इतने ज़्यादा परेशान थे आसिफ अली जरदारी साहब। तो मैं पीछे बैठ कर देख रहा था और मैं कह रहा था कि देखो इस दौलत का क्या करना है आसिफ अली जरदारी ने, कि ये कॉफ़ी का कप भी अपने हाथ में होल्ड नहीं कर सकता, उसको पी नहीं सकता। जब मैंने ये लिखा तो उनके ऊपर प्रेशर आया। जब प्रेशर आया तो जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने मुझसे कहा कि आपने इसकी वजाहत कर दें कि मैंने बीमारी की वजह से कहा था, और मुझे मजबूरन उनका दिल रखने के लिए जस्टिस जावेद इकबाल साहब का ये नोट लिखना पड़ा, जबकि उनका कतई ये मकसद नहीं था कि वो बीमारी का जिक्र कर रहे थे, बल्कि उन्होंने ये कहा था मुझे कि वो इतने घबरा गए थे आसिफ अली जरदारी साहब के वो लरज़ रहे थे। अब जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वही जस्टिस जावेद इकबाल साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जा रहे हैं और वहाँ पे उन्हें बहुत सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो विश लिस्ट है उसमें यह भी शामिल है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी। तो अब जस्टिस जावेद इकबाल साहब के खिलाफ़ क्या कार्रवाई होती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि मियां साहब का ख्याल ये है कि उनकी जो साहबजादी हैं मरीम नवाज़, उसको बहुत ज़्यादा अजियत जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने दी थी और उनकी वजह से उन्हें बुलवाया गया था। आपको याद होगा कि लाहौर के अंदर मरीम नवाज़ को बुलाया गया था जिसके ऊपर बड़ा पथराव हुआ था। तो वो ये समझते हैं कि उनकी साहबजादी के ख़िलाफ़ जस्टिस जावेद इकबाल साहब इस्तेमाल हुए हैं या वो जानबूझ के ये करते रहें। तो आने वाले दिनों में जस्टिस जावेद इकबाल साहब के लिए हालात खासे मुश्किल हो जाएंगे। अब हम नैब के बारे में बात करते हैं। कल जब मियां नवाज शरीफ साहब की अपीलों का फ़ैसला होने लगा था तो उस वक्त जो नैब ने वर्जन दिया वो बड़ा अजीब था। अब एक सवाल यह है कि जब मियां नवाज शरीफ को सज़ा दी गई थी तो उस वक्त 183 समातें हुई थी 2 अदालतों में, नैब की 2 अदालतों में, और 183 जगह बार मियां नवाज शरीफ को अदालतों में बुलाया गया था और मियां नवाज शरीफ साहब हर बार वहाँ पेश हुए। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में 22 और फ्लैगशिप रेफरेंस में 16 गवाहों के बयानात कलमबंद हुए थे और गवाहों ने गवाहियाँ दी थी। इसके बाद नवाज शरीफ मजबूरी तौर पर 130 बार एहतसाब अदालत के सामने गए, 70 बार वो जज मोहम्मद बशीर के अदालत में पेश हुए और 60 बार वो जज अरशद मलिक के रूबरू पेश हुए। और इसके साथ साथ जब ये अडयाला जेल में थे तो वहाँ से 15 मरतबा इन्हें अदालत में लाया गया था और वहाँ पे इनके पेशियाँ हुई थी। फिर ये जो डिटेल है वो बड़ी तफसील के साथ मैंने निकलवाई है कि उसके अंदर मियां नवाज शरीफ के साथ हुआ क्या था। उसके बाद जब वो मुल्क से बाहर चले गए तो फिर इसी नैब ने जब उनकी अपीलें ज़ेरे समात थी तो इसी नैब ने कहा था कि नहीं, एब्सकॉन्डर हैं, वो भगोड़े हैं, वो मुल्क से भाग गए हुए हैं, तो इनकी दरख्वास्तें मनसूख कर दी जाएँ। लेकिन इसके बावजूद अदालत ने होल्ड कर ली थी और अब वो दरख्वास्तें इसी नैब के कहने पे उनको दोबारा बहाल किया गया। अब सवाल ये है कि या तो 2017 का नैब गलत हो सकता है या फिर 2023 का नैब गलत हो सकता है, और ये भी ऐन मुमकिन है कि 2017 का नैब भी गलत हो और 2023 का नैब भी गलत हो। तो जब दोनों वक्त नैब गलत है तो फिर नैब क्या बच सकेगा? मेरा नहीं ख्याल कि नैब आने वाले दिनों में बच सकेगा, क्योंकि ये साबित हो गया है कि ये हमेशा किसी न किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है। पहले ये नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ था, अब ये नवाज शरीफ की हमायत में इस्तेमाल हो रहा है। पहले ये इमरान खान की हमायत में इस्तेमाल हुआ था, अब ये इमरान खान की मुखालफत में इस्तेमाल हो रहा है। और उससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर उससे पहले कौफ लीग, फिर उससे पहले जनरल मुशर्रफ, उससे पहले हर दौर के अंदर ये किसी न किसी पार्टी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ और किसी न किसी पार्टी की हमायत में इस्तेमाल हुआ। तो अब मेरा ख्याल है इसके दिन गिने जा चुके हैं और जो भी गवर्नमेंट बनेगी आने वाले दिनों में, मेरा नहीं ख्याल कि वो नैब को छोड़ेगी। नैब बिल्कुल मुकम्मल तौर पे फारिग हो जाएगा। अब हम इमरान खान साहब की तरफ आते हैं। कल जब इमरान खान साहब के वकला इमरान खान साहब से मिलने के लिए गए जेल में, तो खान साहब बहुत ठीक ठाक किस्म के सेहतमंद थे, यानी रंग उनका सुर्ख और जो उनकी काठी बिल्कुल सीधी और आंखों में आंखें डाल के वो बात कर रहे थे। बल्कि पहली मरतबा वो एक कागज़ लेकर आए जिसमें उन्होंने 10 नुक्ते लिखे हुए थे, 10 पॉइंट्स लिखे हुए थे, जिसका उन्होंने अपने वकला के साथ जिक्र किया। वकला को बताया कि ये मेरी इंस्ट्रक्शंस है। तो इमरान खान साहब जो इस मरतबा बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं, उसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी पहली वजह वो साइकिल मशीन है जो उन्हें जेल में दी गई है, क्योंकि इमरान खान की सिर्फ एक ही एडिक्शन है और वो एडिक्शन है एक्सरसाइज। इमरान खान की उम्र अगर 71 या 72 साल है तो इस शख्स ने 60 साल एक्सरसाइज किया मुसलसल। तो इमरान खान एक्सरसाइज के बगैर अपने आप को अधूरा महसूस करते हैं, क्योंकि उनका सेल बड़ा छोटा था। फिर जो उनको खाना दिया गया वो को बहुत ज़्यादा सेहतमंद नहीं था, वो दाल खा खा के उनका पेट ख़राब हो गया था।
और वो खाना हज़म नहीं कर पाते थे। रोटी तो खैर उनको बड़ी मुश्किल से खानी पड़ती थी। तो वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से उनको एक्सरसाइज का सामान दे दिया जाए। उससे पहले उन्हें जिम की इजाज़त दी गई थी, लेकिन जेल सुपरिटेंडेंट का ये कहना था कि हम आपकी वहाँ पे हिफाजत नहीं कर सकते, वहाँ पे सिक्योरिटी का इशू है। तो बहरहाल उन्होंने साइकिल मशीन की रिक्वेस्ट की और अदालत ने मान ली। तो जब साइकिल मशीन इमरान खान के पास गई तो उसका इफेक्ट ये आया कि इमरान खान साहब का खाना भी ठीक हज़म हो रहा है और अब वो अपने आप को ज़्यादा मुतमईन और ज़्यादा कर्जियस महसूस कर रहे हैं। तो कल जब वो वकला के सामने आए तो वकला को ये देख के बड़ी खुशी हुई कि इमरान खान अपनी स्पिरिट में वापस आ गया। इमरान खान साहब ने 10 पॉइंट्स लिखे हुए थे कागज़ पे और वो वकला के कान में बैठ के सरगोशियाँ करते रहे एक एक चीज़ के बारे में। उनका पहला नुक्ता ये था कि आपने फ़लस्तीन की बात करनी है और गवर्नमेंट को प्रेशराइज़ करना है कि वो फ़लस्तीन की वो भी बात करें। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो डिसीजन किया है मिलिट्री कोर्ट्स वाला, वो बड़ा अच्छा फ़ैसला है और आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इसमें तारीफ़ करनी है। फिर उन्होंने ये कहा कि मियां नवाज शरीफ के बारे में जो फैसले हो रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मियां नवाज शरीफ को इस तरह छोड़ा जा रहा है, आज़ाद किया जा रहा है, बरी किया जा रहा है। इससे पूरा सिस्टम नंगा होकर पूरी कौम के सामने आ रहा है। और बल्कि उनका ये कहना था कि आप पुश करें कि नेल्सन मंडेला यानी मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बने ताकि वो मुकम्मल तौर पे एक्सपोज हो जाएं। तो उनका ये भी कहना था कि अगर मेरे साथी गिरफ्तार होते हैं तो मज़ीद गिरफ्तार हो जाएं, मुझे अगर वो फांसी देना चाहते हैं तो वो भी दे दें ताकि कम से कम ये जो गंदा सिस्टम है ये तो एक्सपोज हो जाए। तो खान साहब का ये भी कहना था। दूसरा, इमरान खान साहब टीवी देख रहे हैं मुसलसल और टीवी के अंदर जो कुछ चल रहा है वो बाकायदा उसको एंजॉय करते हैं और कहका लगाते हैं। डॉन अखबार वो पढ़ते हैं, ये क्योंकि उन्होंने डॉन उनकी प्रेफरेंस थी। डॉन अखबार के अंदर जो जो चीज़ छपती है वो सारी की सारी वो पढ़ जाते हैं और डॉन से वो बहुत ज़्यादा मुतमईन है। वो समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई सहाफ़त कर रहा है तो वो सिर्फ डॉन अखबार कर रहा है, क्योंकि सिर्फ पढ़ ही वो डॉन अखबार रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने 3 चैनल्स जो जिसके बारे में पाबंदी लगाने का उनकी पार्टी ने कहा था, एक समा टीवी है, एक 24 है और इसके साथ जियो है। तो एक वकील साहब ने उनसे कहा था कि ये हमारे ख़िलाफ़ चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ठीक है, अपनी पार्टी को कह दो कि हमारा कोई शख्स वहाँ पे नहीं जाएगा। लेकिन फिर दूसरे वकील साहब ने कहा कि सर पहले ही कोई शख्स हमें नहीं ले रहा और सारा मीडिया हमारे ख़िलाफ़ है, तो जो एंकर हमें ले रहे हैं, जो हमारी बात को चलने दे रहे हैं, वो बात को आवाम तक पहुंचा रहे हैं, तो उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। तो खान साहब ने कहा ठीक है, फिर एंकर्स को सिलेक्ट कर लें कि किस किस एंकर के पास आपने जाना है। इसके साथ उमैर नियाज़ी वहाँ पे खड़े होते जो वकील हैं, तो उन्होंने खान साहब से कहा कि नहीं, ये ट्रोलिंग हमारी करते हैं। तो खान साहब ने कहा ठीक है, इन पर पाबंदी लगा दें, हम में से कोई शख्स वहाँ नहीं जाएगा। तो अब ये फ़ैसला खान साहब ने तो कर दिया है, लेकिन अभी ये फ़ैसला अभी ये कोर कमेटी में जाएगा और आज इस चीज़ का फ़ैसला होगा कि वाकई ही इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस में इन 3 चैनल्स को बाइकाट करना है या नहीं करना। और साथ खान साहब ने यह भी कहा कि जब हम इनका बाइकाट करेंगे तो फिर सोशल मीडिया पे भी इनका बाइकाट होना चाहिए, ताकि लोग जो हैं वहाँ पे इनको डिसऑन करें और लोग इनको देखना वहाँ पे भी बंद करें ताकि इनके कारोबार को नुकसान पहुँचे। फिर कुछ एंकर्स के बारे में भी बात हुई, लेकिन एंकर्स के लिए जो मीटिंग है वो नेक्स्ट टाइम होगी और नेक्स्ट टाइम फिर इमरान खान साहब फैसला करेंगे कि किस किस एंकर के पास उन्होंने अपने लोगों को भेजना है और किस एंकर्स के पास उन्होंने अपने लोगों को नहीं भेजना। बहरहाल इमरान खान साहब तवील अरसे बाद हाई स्पिरिट में अपने वकला से मिले और वो पहले से ज़्यादा खुश भी थे और स्पिरिट भी उनकी बड़ी हाई थी और अब वो हर तरह के हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अली मोहम्मद खान साहब, असद कैसर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान से। उस मुलाकात के बारे में इमरान खान साहब का क्या व्यू था और इसके साथ साथ ये जो PTI के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना एक इत्तेहाद बनाना चाहती है, उस पर इमरान खान साहब के क्या वर्जन है। फिर इसके साथ साथ अल्लामा साद रिजवी साहब की पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने तकरीबन बेगुनाह करार दे दिया है, उस पर इमरान खान साहब का क्या वर्जन है या फिर उसके ऊपर क्या बात हो सकती है। ये हम आपको आज रात के वीलाक में बताएंगे, क्योंकि वो भी बड़ी ही दिलचस्प सूरत हाल है। मेरा ख़्याल ये है कि अगर आप वो देखेंगे तो आपको आने वाली जो पाकिस्तान की सियासत है उसका बहुत कुछ पता चल जाएगा। तो ये हम रात को 9 बजे करेंगे और व्हाट्सएप पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको फॉलो कर लीजिए, उस पर आपको बहुत कुछ हमारे वीलॉग्स के बारे में वक्त से पहले मिल जाया करेगा।